बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर उससे थोड़ी देर पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स जो इस पाकिस्तान सुपर लीग में आखिरी नंबर की टीमें थी, इन दोनों टीमों के दरमियान मैच खेला गया और यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्टिन गप्टिल की शानदार और बरक रफ्तार इनिंग की बदौलत इस मैच में कामयाबी हासिल की और किसी हद तक अपने शिकस्तों के उस सिलसिले को रोका। लेकिन दूसरी जानिब कराची किंग की जो टीम थी वो आज एक मरतबा फिर शिकस्त से 2-4 हुई और सिर्फ 165 रन स्कोर करने में कराची किंग्स की टीम कामयाब हुई कि जिसको मार्टिन गप्टिल की उम्दा इनिंग और सरफराज अहमद के साथ ने जो है वो बड़ा आसान बना दिया और कोयटा ग्लैडिएटर्स इस मैच में बिलाखिर कामयाबी हासिल कर गई। इस मैच को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट से जुड़ी 3 ज़बरदस्त शख्सियात। आज हमारा पैनल चेंज हुआ है। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम है, मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े रहे और अब भी ग्रास रूट क्रिकेट पे काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़हीरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच सर। वालेकुम अस्सलाम वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब FM 101 पे बड़ा ज़बरदस्त शो करती हैं। हमारे शो में आप अक्सर इनको देखते हैं, ज़बरदस्त रिसर्च के साथ इस शो का हिस्सा बनती हैं। एनु ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, अपना तारुफ आप हुआ करे, कोई और नहीं है जनाब, हमारे बहुत ही अपने कमरजा इफ़ी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली और थैंक यू वेरी मच। आज आपका मैंने देखा एकदम पेस आपका चेंज हो जाता है मुझ तक आते आते। हाँ। वो इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि सिर्फ तारुफ भी कराना होता है, बाकी सारा शो आपने खुद ही संभाला। आप कराची और कोयटा के पेस से होते होते एकदम आप लाहौर के पेस पर आए। बता रहा हूँ इसलिए कि बाकी फिर शो आपने ही संभालना होता है। लेकिन आज मैच था कराची किंग का और आज मैच था कोयटा ग्लैडिएटर का। बड़ी जो है मुश्किल होगी कि लेके बीच में आएंगे जरूर बाबर आजम को। कहीं ना कहीं साहब देखिएगा इस शो में बाबर आजम आएंगे जरूर, हालांकि दोनों टीमों से अब कोई ताल्लुक नहीं है बाबर आजम का। आजम आएंगे आजम। हाँ, मैच में क्या हुआ था एक नजर डालते हैं समरी पे, उसके बाद तीनों मौजूद मेहमानों से आगाज करते हैं अपनी गुफ्तगू का। आइए दिखाइए जना मैच समरी के क्या हुआ आज के इस मैच में, जहां पर पहले बैटिंग की कराची किंग्स ने 164 रन स्कोर किए, 165 रन का हदफ मिला। एडम रोजिंगटन ने जो है 69 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए। इमाद वसीम ने एक दफा फिर 30 रन स्कोर किए, अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। और आमिर यामीन ने 23 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। अहमद खान ने 26 रन के एवज 2 और 31 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की हैं। नसीम शाह ने कोयटा ने 168 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पे और 4 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। गप्टिल 86 रन की ज़बरदस्त और जिम्मेदाराना इनिंग खेलने में कामयाब रहे और सरफराज अहमद ने 29 रन की इनिंग खेली। तबरेज़ शम्सी की 2 विकेटें रायगा गई और यूँ कोयटा ग्लैडिएटर 4 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल कर गई। एनु ज़हरा से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। एन यहाँ पे 164 रन एक ऐसी पिच पे कि जहाँ पे हम मुसलसल देख रहे थे कि रन मुसलसल बढ़ते, फ्लो ऑफ रन हमें इस पिच पे मिल रहा था, उसके बावजूद क्या वजह आपको लगती है कि सिर्फ 164 रन तक महदूद किया कोयटा ने? देखिए, इसके अंदर कराची की अपनी भी गलतियां हैं क्योंकि कराची और कोयटा की एक ऐसी अगर हम बात करें तो दोनों ऐसे यूनिट हैं जो बिखरे हुए हैं, कोई इतनी टीम हमें दिखाई नहीं देती है। सो कराची ने स्टार्ट तो अच्छा किया था, लेकिन वही बात है, आज आपने मैथ्यू वेड से ओपन करवा दिया और उसके अलावा बॉलिंग के अंदर कुछ गलतियां हुई, बैटिंग के अंदर गलतियां हुई। कासिम अकरम का हम इतना कह रहे थे कि खिला नहीं रहे, आज उन्हें खिलाया, वो 7 रन बनाकर आउट हुए। लग रहा था कि कासिम अकरम कहीं ना कहीं प्रेशर में है, जब आप नहीं खिलाओगे तो हर एक को होता है हम परफॉर्म करें। और कोयटा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सरफराज की तारीफ बनती है। आज सरफराज ने जिस तरह अपने विकेट सैक्रिफाइस किया मार्टिन गप्टिल के लिए, मैं सोच रही थी ये होता है कैप्टन और ये होती है अवेयरनेस। अगर कराची के लिए हैदर अली भी उस दिन अपनी विकेट सैक्रिफाइस कर देते तो कराची के आज 3 मैच जीते हुए होते। लेकिन बहरहाल सरफराज की तारीफ बनती है कि उन्होंने अपनी विकेट सैक्रिफाइस की और फिर मार्टिन गप्टिल ने मैच फिनिश किया और कोयटा को एक खुशी मिली। अच्छा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा नाम है, आपको क्या लगता है कि दोनों टीमें जो हार रही हैं, मोहसिन भाई भी ये बात कर रहे होते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है? आज इस तरह भी इन्होंने भी बताया, हमने भी देखा कि कासिम अकरम खेले, वो परफॉर्म नहीं कर सके, उमर बिन यूसुफ बेंच पे बैठे रहे, उनको आज मौका मिला, वो परफॉर्म नहीं कर सके, वो परफॉर्म नहीं कर सके ना। हालांकि दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि जो फुल ऑफ टैलेंट है। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों टीमों की फेल हुई है या आप समझते हैं कि प्लेयर्स दोनों टीमों के फेल हुए हैं? देखें, नो डाउट जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें डिसाइड नहीं होना चाहिए, उन्हें इंतज़ार करना चाहिए अपनी बारी का, जब बारी मिले तो फिर उन्हें परफॉर्म करना चाहिए।
मगर मेरा ख्याल है कि इसके अंदर मैनेजमेंट का बड़ा एक अहम रोल होता है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि उन्हें मोटिवेट भी करें, साथ साथ जब तक प्लेयर बाहर बैठे थोड़ा सा जो है लेट डाउन होता जाता है, मगर उसे जो है उसको जगा के रखना मैनेजमेंट का काम होता है। अगर अभी जैसे मैनेजमेंट की बात हो रही है, अभी आप आज देखें आज का जो मैच है, लास्ट ओवर के अंदर मेरे ख्याल है 11 रन चाहिए थे उनको क्वेटा ग्लेडिएटर को जीतने के लिए। आमिर यामीन को उन्होंने लास्ट ओवर किया। देखिए वसीम अकरम बाहर बैठे हुए हैं, इमाद वसीम कप्तान है, उनको क्या ये नहीं मालूम है कि आमिर यामीन जो है वो फास्ट नए बॉल के बॉलर हैं, पुराने बॉल के बॉलर नहीं है, और कभी भी पुराने बॉल के बाद उन्होंने कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं की है। हमेशा हमारी टीम में आमिर यामीन खेलते थे, मैंने हमेशा ये देखा था कि हम उन्हें नए गेंद से गेंद कराते थे, 4-5 ओवर बॉल करते थे, 1-2 खिलाड़ी आउट करते थे। नए आप 11 रन के अगर 18 रन भी होते तो आमिर यामीन से नहीं रुकना था, क्योंकि आमिर यामीन का बॉल वैसे निकलता नहीं है। तो यहाँ मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का एक अहम रोल है कि बाहर से इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए थी, अगर इमाद वसीम उसको नहीं हैंडल कर पा रहे थे तो मैं समझ रहा हूँ कि मैनेजमेंट और प्लेयर्स इन दोनों का रोल होता है कि अपने आप को भी जगा के रखें अंदर, जब मौका मिले उसे परफॉर्म करें, और मैनेजमेंट का ये रोल है कि उन्हें मोटिवेट करके रखें। ठीक है, जो बात करें आमिर यामीन के ओवर की, उससे पहले मोहम्मद आमिर ने ओवर किया और तैयब ताहिर स्लिप हो गए, कैच नहीं कर सके। आपको लगता है अगर वहाँ पे अगर वो कैच करते तो ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता था, क्योंकि फील्डिंग भी स्लॉपी रही है आज कराची किंग की। अली आपने देखा होगा मरीज में जब जान निकल जाती तो हॉस्पिटल खर्चा बनाता है, वेंटिलेटर पे डाल देता है आदमी को। ठीक है, ये मैच दोनों टीमें ऐसी है मेरी नजर, वेंटिलेटर की टीमें थी, मतलब जान निकली भी है, लोगों की इंटरेस्ट आपने देख ली होगी, लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए भी बिल्कुल नहीं आया। तो मैं कह रहा हूँ इंतहाई मेरी नजर में तो इंतहाई थका हुआ मैच, टाइम पास करने वाला मैच में नहीं था। आप इसमें से चीधा निकाले आमिर यामीन, मतलब इतनी बातें होती है, लास्ट सीजन में भी कुछ नहीं था, इस सीजन में भी कुछ नहीं, कंप्लीट पैकेज चल रहा है उनका भाई। अब कौन चलाएगा उनको आगे, कब वो करेंगे? साउथ पंजाब की टीम थोड़ी है कि आप कैप्टन हो और उसको जिता के निकल जाए भाई, कैप्टन थे। मैं यही कह रहा हूं ना कि आप दूसरी तरफ कोयटा पे आ जाए, तो भाई ये दो टीमें जिनके अंदर आदमी कराची देखता था, कोयटा में भी और कराची में भी, कि भाई कराची के लड़के हैं, कुछ कोयटा में है, कुछ कराची के अंदर है, मगर आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन से हार गए। उधर कोयटा जो सरफराज को जबरदस्ती कप्तान बना के चला रही है, मतलब कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है उसका क्या तुमने, कि भाई सरफराज ही कप्तान है, जब तक खेलेगा ये कप्तानी खेलेगा। और यही वसीम अकरम का डाला हुआ उन्होंने कि कराची किंग में वो तो बुआ बने बैठे हुए भूखे मार रहे हैं, बैठ के भाई तुम्हें भूखे मारने के लिए बेचारे नहीं क्या करें, वो यार क्या करें, अंदर उतर नहीं सकते। तुम्हारे साथ लेजेंड लगता है भाई, तुम क्या भूखे मारने के लिए भाई लेजेंड उनको लगता है तो खेलने के लिए लगता है, खेल थोड़ी सकते हैं। कराची पे मुसल्लत मत करो ना ये शक्लें तुम, के स्टेडियम डगआउट में देखो तो वो भूखे मार रहा है कोच आपका, अब यहाँ पर आओ तो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसी क्रिकेट बेकार है जिसमें आपको कुछ, आपका बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा उसके, ये कोई सीखने वाला मैच था, ये कोई देखने वाला मैच था, लाना था ऐसे मैचेस के ऊपर। मैच तो खैर मैच ही होता है ना, ये कैंसिल कर देते। कासिम अकरम प्लेऑफ के बाद का खिलाड़ी है, उमर बिन यूसुफ प्लेऑफ के बाद का खिलाड़ी है, यार यूटिलाइज करना तो पहले करो ना। बच्चों को पता अंदाजा हो गया कि अब इस इवेंट में तो जान ही नहीं रही है, तो वो जान क्यों मारेंगे यार? सही, आप प्रेशर रिस्पांसिबिलिटी डालोगे तो फिर निकलेगा ना। आमिर यामीन की जिस तरह इन्होंने बात की, आपने बहुत क्रिकेट खिलाया, आमिर यामीन को आपको लगता है कि सही यूटिलाइज करते हैं? क्योंकि मेरी फीलिंग है कि आमिर यामीन जो है अंडर यूटिलाइज है इस टीम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आमिर यामीन को सही तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा। देखिए आमिर यामीन, जो मैंने अभी कहा ना कि आमिर यामीन से नया बॉल करवाना चाहिए, और आमिर यामीन सर्कल के बैट्समैन है। आमिर यामीन ऑलराउंडर जरूर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 7वें 8वें नंबर पे जाके मारेंगे, वो नए बॉल के ऊपर। मैंने आपको एक बात बताई थी, जहां पर बाबर आजम ने हमें ओपन करने का मना कर दिया था सिल्वर के फाइनल में अगेंस्ट हबीब बैंक, वहां आमिर यामीन ने ओपन बैटिंग की और 8 ओवर में 58 रन करे थे, और नए बॉल के ऊपर, और बहुत हबीब बैंक की बहुत ही तगड़ी बॉलिंग थी। तो आमिर यामीन को की यूटिलाइजेशन जो है सही नहीं कर रहे हैं उसकी। आप देखिए हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, आपने ऑलराउंडर बनाना है, अब ऑलराउंडर बनाने के लिए आपने उसको मौका देना है, उसे मौका ही नहीं मिल रहा सही तरीके से। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। कोई भाई इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग की कारकर्दगी के हवाले से, और आमिर यामीन को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ज़हीर साहब के साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है आमिर यामीन है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये ऐड करने चाह रहा था, देखिए ज़हीर भाई के साथ मैं एक ज़माने से देख रहा हूँ आमिर यामीन को, और इन्होंने अपनी जेब से भी बहुत किया उस खिलाड़ी के लिए। खेल तो उसका अच्छा है, मगर अब 6-7 सालों में उसको आपने इतना यूटिलाइज कर लिया, और उसके पास से कुछ इंटरनेशनल मटीरियल में खेलने की, मतलब उसमें कुछ नजर नहीं आया। खिलाया ही नहीं उसे इंटरनेशनल, नहीं खिलाया, मगर ये कि आपने डोमेस्टिक में मैचेस खिलाए हैं खाली, अगर आपको
ठीक है। domestic लेकिन की आप समझते हैं इस चीज को कि अगर किसी वो तो प्लेयर को बनाना होता underutilized है है। तो फिर बनाया जाता है, बिगाड़ना होता है तो फिर आमिर यामीन या जैसे कई प्लेयर उसको बनाने की कोशिश ही नहीं गई, तो उसमें इसका फिर जब कसूर उसको नहीं है। अंदाजा हो गया कि अब मैंने सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलनी है, पैसे कमाने, तो वो यही कर रहा है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर ही नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये इमाद वसीम की वापसी की बात हो रही है, आपको लगता है इमाद वसीम, जिस तरह असामा मीर की वापसी की बात हो रही है, इमाद वसीम है, लगता है कि इमाद वसीम की वापसी होनी चाहिए क्योंकि एज ए बॉलर इमाद वसीम का नाम है, बॉलिंग में तो कुछ किया नहीं उन्होंने। देखें नो डाउट, मगर इमाद वसीम ने जो है बेहतर परफॉर्मेंस दी है फिर भी, लेकिन एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर, तो आप देखें बैटिंग में भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग में तो किया, लेकिन बॉलिंग में तो उन्होंने ओवर्स भी अपने पूरे नहीं किए, 2-2 ओवर करके हट जाते थे वो। अब मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने ओवर अपने पूरे क्यों नहीं किए। कई जगहों पे तो आप देखें कि उन्होंने कम रन देके 2 आउट भी किए हैं एक कुछ मैचेस के अंदर, वो मुझे नहीं समझ आया कि क्यों है, मगर मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम की वापसी होगी वापसी। आपको क्या लगता है कि होनी चाहिए वापसी, क्योंकि उनको लाया जाएगा, अगर लाया जाता है तो फिर नवाज की जगह लाया जाएगा, और बॉलिंग नवाज ने बुरी नहीं की, इमाद वसीम ने बैटिंग अच्छी की, इमाद वसीम ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, आपको लगता है कि कंपैरिजन बनता है दोनों का? देखिए, इमाद वसीम नहीं, मेरे ख्याल से अभी के जो अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की T20 सीरीज़ है, इसमें आप काफ़ी नए चेहरे देखेंगे और कुछ पुरानों की वापसी होगी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक तो इमाद वसीम की वापसी होनी चाहिए, वेल डिजर्विंग है वो, और दूसरी बात ये जो बाबर वेल डिजर्विंग कैसे है, वो तो ऐसे बॉलर आएगा ना टीम में, तो PSL में जो टॉप 15 बॉलर है उसमें नहीं है इमाद वसीम, ऑलराउंडर हैं, और अगर आप नवाज को देख लें तो उनकी बॉलिंग भी कोई खास नहीं रही है, तो फिर और हम लोग ये बैटिंग भी क्यों कोई खास कहते नहीं हैं, है। फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि PSL पैमाना नहीं होना चाहिए सिलेक्शन का? PSL बिल्कुल पैमाना नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये है ना कि हम तो PSL से ढूंढ रहे हैं। अभी इफ़ी भाई भी कह रहे थे कि भाई PSL से क्या वो लड़के मिले, आपको क्या मिला, हालांकि PSL से तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, आपको तो डोमेस्टिक से मिलना चाहिए। IPL से कितने वो लड़के आते हैं इंडिया की टीम में, मुझे आप ये बताएं, मुझसे ज़्यादा आप लोग फॉलो करने वाले हैं, खासतौर पर इफ़ी भाई, कितने IPL से आते हैं? इमरान मलिक IPL से आया था सामने, लेकिन उसको नेशनल टीम में इतनी मुश्किल से जगह मिली, उसके बाद उसको T20 का वर्ल्ड कप इसलिए नहीं खिलाया, राहुल द्रविड़ ने खुद कहा कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, खाली 10 के 11 मेरे ख्याल से उसके फर्स्ट क्लास के मैच हैं। सो इस वजह से वो लोग तो भाई अपनी डोमेस्टिक से लेके आते हैं, ये PSL के पीछे हम लोग पागल हुए हैं, PSL से ये निकाल लो, PSL से वो निकाल लो, और जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कासिम अकरम को देख लें, आज वो बेचारा इतना अंडर कॉन्फिडेंट था, उमर बिन यूसुफ आपने उसको एक मैच खिला दिया, क्या एहसान किया कोई? उमर अकमल ने एक कल अच्छी इनिंग खेल ली, उमर अकमल, मतलब एक इनिंग से आप डिसाइड कर देते हैं किसने आना है किसने जाना है, तो ये बड़ी हिपोक्रेसी है। अच्छा, ये तफसीलात है जिससे मैं बात करेंगे, इमाद वसीम की वापसी होनी चाहिए, एज ए बॉलर आपको इंप्रेस किया इमाद ने? बिल्कुल क्या है, देखें यार, आपके पास इमाद के अलावा आपके पास कोई ऐसा बंदा है नहीं जो थोड़ा सा स्ट्राइक करता हो अपोजिशन के ऊपर, वो बॉलिंग हो बैटिंग हो, भले वो कप्तानी हो। इमाद ठीक है, फेल हुआ कप्तानी के अंदर, मुझे कोई इशू नहीं है, लास्ट ईयर बाबर की वजह से फेल हुआ, इस साल परफॉर्मेंस करके भी फेल हुआ है, मगर इमाद जैसा आपके पास दूसरा कोई खिलाड़ी है नहीं मिडिल ऑर्डर के अंदर। अगर आप एक बॉलर 9 मैच खेलता है, 7 आउट करता है, वो आपको इंप्रेस करता है? नहीं, आप बैटिंग में तो देखें ना। नहीं सर, आप उसका काम क्या, बैटिंग है बॉलिंग, आप उसको एज ए बैट्समैन खिलाएंगे पाकिस्तान टीम में? मैं इत्मीनान से इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मैं अभी बता दूं, नवाज तो मेरा मैच विनर है, आपने क्रंच मैच एशिया कप के मैचेस में उसको आपने ओवर नहीं करवाया, ठीक है, उसको आपने इफ्तिखार को ओवर फिकवा दिया, उसकी जगह नवाज को ओवर ही नहीं फिकवाया आपने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके टीम के अंदर कोई ऐसा बंदा होता है जो कम से कम स्ट्राइक करता हो, जो एडवाइस अच्छी करता हो, इमाद को आप क्या समझते हैं? बाबर को एडवाइस की जरूरत है? बिल्कुल है, हर बाबरी को तो एडवाइस की जरूरत है। मैं तो सिलेक्शन कमेटी को एडवाइस करूंगा, सिलेक्शन कमेटी को एडवाइस करूंगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान के लिए। मैं सिलेक्शन कमेटी को एडवाइस करूंगा कि पाकिस्तान के जो सरकारी लड़के हैं, देखिए इस PSL से आजम खान आएंगे, कोई ये बोल रहा है आजम खान इस PSL से, घंटा वो तो पहले ही आ चुके हैं, आपने 2 साल से उनको निकाल के, आजम खुद उस दिन बोल के गया कि मुझे उस वर्ल्ड कप का अफसोस नहीं, इस वर्ल्ड कप में ना होने की अफसोस था उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ, आजम तो ऑलरेडी आपकी सफों में चल रहा था, आपने उसको इससे भी खार में, मोइन का लड़का है, मोटा है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या आपने ऐड किया उसके अंदर, परफॉर्मेंस उसकी पहले भी ऐसी थी। मैं जब जिस दिन से आजम को मैंने देखा वो ऐसे ही खेल रहा है, वो ठीक है कुछ मैचेस में नहीं आई उसकी, मगर CPL हो, BPL हो, और उसके बाद ये आपकी PSL हो, यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब मैं आपको कल की जो इनिंग्स है उसकी, उसने ये भी बता दिया कि जब मैटर हो रुकने का तो मैं रुक भी सकता हूं। आजम से तो मैं आपसे एग्री करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, इमाद वसीम को अगर आप नवाज पे सुन रहे हैं ना, अगर नवाज वसीम को आप नवाज के ऊपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो बॉलिंग में तो नवाज ने जितनी भी खराब बॉलिंग की है, इमाद से तो अच्छी बॉलिंग की है।
देखिए यार अली, अब मैं आपको बता दूं, इमाद करता है ऊपर बॉल, नवाज ऊपर बॉल नहीं करता, नया बॉल करता है, नया बॉल में करता है, ठीक है। तो आपको और नए बॉल से विकेट्स भी है उसकी, प्रूवन है वो। तो सर ये कराची किंग के लिए क्यों नहीं किया फिर उसने सब कुछ? जब इतना ज्यादा वो ज्ञानी बॉलर है तो सारी चीजें बचा के रखा ना खुद को उन्होंने, सेव ये मुझसे बेहतर आप समझते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट और ये जो आपकी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है इसमें फर्क होता है। इसमें बहुत सारे लोगों के स्टेक्स होते हैं, समझ गया, पूरी मैनेजमेंट के स्टेक्स होते हैं, फिर ओनर के स्टेक्स होते हैं, फिर जो आपके मीडिया के लोग होते हैं उनके स्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी मैं बात कर रहा था, आपने कासिम अकरम की बात की, उमर बिन यूसुफ की बात करी, वो इतने आखिर में खर्चा क्यों लिया उन्होंने? आखिर में इसलिए लिया कि उनका टाइम ही यही बन रहा था आने का, उससे पहले उनका चांस ही नहीं बनना था, भले हार ही हारने दो भाई। यहाँ तो ये होता है ना, हार ही हारने दो, यहाँ कोई स्टेक, जिनके स्टेक्स होते हैं वो अपनी चीजें चला रहे हैं, उनको परवाह भी नहीं है। इमाद को अगर आप पाकिस्तान के सिनेरियो में देखेंगे तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, वो नवाज के साथ भी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ नवाज को बिठा दिया, मगर ये कि नवाज के साथ भी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। ये आपने सिचुएशन देखकर, कंडीशन देखकर, वेदर कंडीशन देखकर, पिच देखकर फैसला करना होता है। कप्तान ने, अगर वो अकलमंद कप्तान है आपका, तो वो फैसला करेगा कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। ठीक है, जरा हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो मैच खेला गया और आज के मैच में जो कोयटा की कामयाबी है, उसके बाद पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है, उस पर एक निगाह डालते हैं और देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे अब क्या जो है वो तब्दीली वकूअ पजीर हुई है। स्क्रीन पे ये पॉइंट्स टेबल है कि जहाँ पे लीड कर रही है लाहौर कलंदर 7 में से 6 मैचेस जीतने के बाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैचेस जीते, 7 मैचेस खेले, और कोयटा की टीम ने 8 मैचेस में से आज की फतह के बावजूद 2 मैचेस जीते उन्होंने, और जो है उनके जो पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट्स हैं। तो 12 पॉइंट के साथ लाहौर कलंदर सर फहरिस्त, 10 पॉइंट के साथ इस्लामाबाद, और 4 पॉइंट के साथ कराची किंग्स और कोयटा आखिरी नंबरों पे मौजूद है। लेकिन रन रेट जो है वो कोयटा का माइनस में गया, जिसकी वजह से इस वक्त कोयटा छठे और आखिरी नंबर पे मौजूद है। बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है कोयटा के लिए, है ना? आपको क्या लगता है, जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोयटा जो है बॉटम की टीम होगी। सब एक्सपेक्ट करते थे कि शायद सरफराज कप्तान है, मोइन खान का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर मार्टिन गप्टिल आ गए टीम के अंदर, एक्सपीरियंस है, इफ्तिखार ने 6 छक्के लगा दिए कोयटा में जाके, उमर अकमल वहाँ उनके साथ मौजूद है। टीम अच्छा खेलेगी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। कोयटा वाकई ऑन पेपर बड़ी अच्छी टीम थी, लेकिन जब स्क्वाड आई थी, जब खिलाड़ी पिक हुए थे तब कुछ और थे, जब हमने 11 खेलते हुए देखी तब कुछ और, तो इस चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ा। और दूसरी बात ये, लोग सरफराज को पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक जो कैप्टन है ना, अगर वाकई कैप्टन चेंज होने से मसले हल होने होते तो कराची को इस वक्त मतलब टॉप 4 में होना चाहिए था। कराची नहीं है, इसका मतलब है देखिए कैप्टनसी से कुछ नहीं होगा, मसला आपके कहीं पीछे है। ये वसीम अकरम की बात कर रहे हैं ना इफ़ी भाई, वो सही कर रहे हैं। चेंज की ज़रूरत है, आपकी मैनेजमेंट में चेंज की ज़रूरत है। कोयटा की ये जो खासतौर पर आप तो देखें, आजकल स्टैट्स का दौर है, तो कौन मशवरा दे रहा था सरंगा को उठाओ, आपने प्लेटेनियम में उसे उठाया, अब उनका डोमेस्टिक चल रहा था, उन्होंने आने नहीं दिया अपने खिलाड़ी को, क्योंकि लोग तो अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देते हैं। हमारी तरह थोड़ी है डोमेस्टिक को छोड़ छोड़ के वहाँ पे लीग्स खेलने जा रहे हैं, तो इस वजह से वो आ नहीं सका। सो ये सारी बातें डीप डाउन जाके सोचने की जरूरत है यहाँ पे कोयटा को कि क्या हुआ है। हसन रंगा नहीं आएगा तो कोयटा 6 नंबर पर आ जाएगी। देखें, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वो, मेरा ख्याल है कि जब उनको पता था सीजन से पहले पता था कि वो अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके ऊपर जो फोकस ही नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ये आज सूरत हाल है। और हमने इससे पहले भी मैच के अंदर ये डिस्कस की थी कि वो इंतजार कर रहे थे कि शायद उन्हें NOC मिल जाएगी और वापस आ जाएंगे। सरफराज ने कहा भी था बाद में कि हमारा मेरा ख्याल है किसी एक प्लेयर को फोकस नहीं करना चाहिए। 6 नंबर पे आने के रीजन ये तो खैर नहीं है, टीम की परफॉर्मेंस है, वो तो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस है, जाहिर बात है कि इतनी अच्छी नहीं थी। आज उन्होंने थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो देखें अभी 2 मैच बाकी हैं, अभी 2 मैच बाकी हैं, अगर ये 2 मैच कंटिन्यू जीत जाते हैं तो बेहतर पोजीशन हो जाएगी। हो सकता है बेहतर पोजीशन में आ जाए, 2 मैचेस बाकी हैं। लेकिन कोयटा की जब टीम हारती है तो फिर इस किस्म की बातें भी कैंप से बाहर आने लगती है कि खिलाड़ियों में आपस में ज़हनी हम आंगी नहीं है। अगले चंद दिन में कुछ और बातें सामने आ जाएंगी, अभी मैं उनको डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी इन बातों की सच्चाई की तह तक मुझे पहुँचना है। लेकिन कुछ ज़रूर है ऐसा कि जिससे धुआं उठता कोयटा के कैंप से हमें नज़र आ रहा है कि कुछ 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे थे जो शायद इस सीज़न में चाहते थे कि उनको रिटेन नहीं किया जाए, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। उनकी परफॉर्मेंस भी आपने देख ली है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो किस ज़बरदस्त फॉर्म में थे और टूर्नामेंट के दौरान वो किस फॉर्म में, तो बहुत कुछ जो है वो ये परफॉर्मेंसेस बता रही हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क भारत की, कि जहां पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमों के दरमियान इस वक्त सीरीज खेली जा रही है। और इस सीरीज में जो पिचेस का म्यार है उस पर एक दफ़ा फिर बहुत लेदे और बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और अब इस बहस में कूद पड़े इंडिया के लेजेंडरी बैट्समैन लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। उनको बहुत सारे एतराज़ात हैं इससे सीरीज़ के हवाले से, न सिर्फ अपने हवाले से एतराज़ात हैं बल्कि साथ साथ उनको जो विजिटिंग टीम है उस पर भी एतराज़ात हैं, क्योंकि पैट कमिंस जो है वो चौथे टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं है। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको आड़े हाथों लिया और कहा कि जब पैट कमिंस दस्तयाब ही नहीं थे और भी प्लेयर जब दस्तयाब ही नहीं थे, कैमरन ग्रीन दस्तयाब नहीं थे, तो फिर इनका सिलेक्शन क्यों किया गया। तो जवाबदेही होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर से कि इनको क्यों कर स्क्वाड में शामिल किया गया। सुनील गावस्कर कुछ ज़्यादा आजकल वोकल हो रहे हैं। देखें, बात यह कि जब एक स्टार उन्होंने एक अपना वक्त देखा होता है, हाँ। तो मैंने अपने पाकिस्तान के अंदर भी हमारे स्टार हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, तो फिर वो चाहते हैं कि हम दोबारा से जो है हाईलाइट हो, हमें दुनिया देखे, हमें दुनिया की नज़रों में आए। तो मेरे ख्याल है शायद गावस्कर भी उसके अंदर लाइमलाइट ले रहे हैं मेरे ख्याल। ठीक है, इफ़ आपको क्या लगता है सुनील गावस्कर का बड़े कूल सा करैक्टर रहा है, इतना ज़्यादा वोकल नहीं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं मुसलसल वो तनकीद कर रहे हैं। अपने तो छोड़ो, वो ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स पे भी तनकीद कर रहे हैं। यार वो फुप्पो है, मैं आपको बताऊं, वो इंडिया की फुप्पो है। वो उनका मसला ये है कि वो जरा पीछे देखते नहीं है। 2019-20 में जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जो इंडिया ने जीती, 36 पे ऑल आउट होने के बाद वो तमाम मैचेस जीत गए और वो सीरीज अपने नाम करी। उस वक्त इन्होंने चेतन शर्मा को क्यों नहीं बोला? दोस्त है उनके क्या कि भाई तूने ये रोहित शर्मा नहीं था, तूने पहले क्यों नहीं बताया? विराट नहीं था, तूने पहले क्यों नहीं बताया? शामी कितना इंजर्ड है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? बुमराह नहीं है, तूने क्यों नहीं बताया? अबे लाइन लगी हुई है वहां, तो आपके पास बेंच पर एक ही आदमी बैठा रह गया था। हैरत है ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर क्यों? मैं यही तो कह रहा हूं, अपने गिरेबान में झाका करो ना पहले। भाई ऑस्ट्रेलिया से जब 2 टेस्ट तुम जीत गए, जब क्यों नहीं बोला तुमने? तीसरे टेस्ट में क्यों याद आ रहा है जो तुम्हें टेस्ट मार दिया स्मिथ ने? बात वो ये कि आप जब बोलते हैं ना तो जरा गिर्द अपनी चीजें थे। 15 बॉर्डर गावस्कर में 10 इंडिया जीता हुआ है, 5 ऑस्ट्रेलिया जीता है, मुझे बताया। तो ये तो बहुत पहले कहने वाली चीज है ना। अगर क्रिकेट पे अगर आइए आप, नहीं मैं पहले क्रिकेट पे अगर आपकी आई है और 4 लोग आपको मानते भी हैं कि भाई आप लिटिल मास्टर है, आपकी कई भी बात सनद हो जाती है, तो पहले बोला करो ना। हम तो, मैं आज से 1.5 महीने पहले बोल के गया हूं कि ऑस्ट्रेलिया लंगड़ी लूली आ रही है, इंडिया खुल के मारेगा इसको दोनों टेस्ट पहले, ये बोल के गया हूं। और आप तीसरे टेस्ट से पहले मैंने आपकी शो में बैठ के बोला था कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करेगा तीसरे टेस्ट में, क्योंकि स्मिथ के पास एडवाइजर कम हो गए, पैट कमिंस चला गया, हैजलवुड चला गया, स्टार्क नहीं है इसके अंदर। मैं ये कह रहा हूं बहुत सारे तो खिलाड़ी नहीं है उसके अंदर इनके, तो अब वो डोमिनेट करेगा और वो इंडिया की क्लास भी लेगा। तीसरे टेस्ट में क्लास ले ली उसने, इंडिया की बजा के रख दी। अब इनको ख्याल आ रहा है चौथे टेस्ट में। आजकल व्यूज के ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। नहीं, उनके तीनों कप्तान लग रहे हैं। असल में सुनील गावस्कर के तीनों कप्तान लग रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है सर कि आजकल व्यूज के ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, आप इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं अली, आप हैरान हो कि दुनिया कहां जा रही है। नहीं, आपका मसला यही है कि आप क्रिकेट के अलावा देखते हैं चीजें, मैं क्रिकेट पे देखता हूं चीजें। मेरे लिए सुनील गावस्कर क्रिकेटर है, इंडियन नहीं है। मेरे लिए विराट कोहली क्रिकेटर है, इंडियन नहीं है। आपके लिए बाबर आजम के ऊपर टम्बकटू का है आपके लिए। ओ भाई, वो पीसीबी का फालतू कप्तान है, 3 इवेंट का नाकाम कप्तान है वो। उसका कोई क्राइटेरिया ना टेस्ट में था ना T20 में था। आपने खिलाया था, आपने पाकिस्तान के बच्चों का कत्ल करके मेरिट उसको खिलवाया। तो फाइनल नहीं खेल रहा वो कौन से भाई? इंडिया में, अब सुन ले मेरी बात, इंडिया में आईपीएल क्राइटेरिया नहीं है। नहीं मैं यहीं से बताऊंगा, इंडिया में आईपीएल क्राइटेरिया नहीं है टीम में लेने का। इंडिया में डोमेस्टिक क्राइटेरिया है। आपका नेशनल T20 क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका लिस्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। यार आप बोल के बच्चों को शान मसूद वाइस कप्तान, अबे शान मसूद वाइस कप्तान, उसकी फॉर्मेट में जगह क्या बनती है? मुझे एक बात बताओ यार। आप खुल के नहीं बोलते, आप लपेटते हैं चीजों को, आप लपेटते हैं चीजों को, अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने की कोशिश करते हैं। आप क्रिकेट को थोड़ी बोलूंगा यार, मतलब आज मुझे हैरत ही हो रही है। आपके लिए पाकिस्तान इंडिया होगा, मेरे लिए क्रिकेट है भाई। पता नहीं, मुझे हैरत हो रही है। अच्छा ये बताइए कि उन्होंने जो कह दिया कि जनाब पिचेस का जो वो म्यार है वो अच्छा नहीं है, कि इंडिया के पास इतने फास्ट बॉलर नहीं है, तो वो भी इंडिया की बुराई करने लगे। देखिए पिचेस का म्यार तो आपका भी डिमेरिट हुआ था, सेठी साहब ने आने के बाद वो डिमेरिट खत्म कराया। वो अभी इंदौर की टेस्ट को रेट कर दिया आईसीसी ने कि वो डिमेरिट हुई है, मगर वो भी क्लियर हो जाएगी। बात ये है कि कंसेंसस डायलॉग के साथ चीजें खत्म होती है। आप मैं हमेशा ये कहता हूं कि लखनऊ की जो पिच थी, उस क्यूरेटर को बीसीसीआई ने बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन। आप पिंडी का क्यूरेटर आज तक ढूंढ रहे हैं, तो पिंडी पर आपका चेयरमैन कह रहा है कि बाबर आजम की सेंचुरी नहीं चाहिए। अरे लानत है, ऐसे रन क्यों हो रहा है? उसी पिंडी में मैच हो रहा है ना पीएसएल के, तो भाई क्या कसूर है? T20 के मैच हो रहे हैं। मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, क्रिकेट बोर्ड ने बनवाई ना वो पिच में, पिंडी से होकर आया हूं मैं, पिंडी से होकर आया हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं
प्रेंटिस होकर आया हूं, मैं सरफराज से मिलकर आया हूं, मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकता हूं कि उसकी जॉब है, लेकिन जो पिच बनी थी वो रमीज राजा नहीं, वो रमीज राजा की और क्रिकेट बोर्ड के ईमा पे बनी थी, वो उसमें क्यूरेटर का कसूर नहीं है इतना। भाई मैं यही तो कह रहा हूं, क्यूरेटर, आप क्यूरेटर को आपने सुना कहीं? मैंने कैसे बनेगा? उसकी जॉब है, वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, वो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा बॉस। नहीं तो आप उससे पूछे तो भाई किसने लखनऊ वाले का सुना? नहीं लखनऊ वाले का सुना कुछ? उसका कोई स्टेटमेंट दिया लखनऊ वाले ने? नहीं बिल्कुल नहीं। आप पिंडी वाले से क्यों बैन तो कर दिया बीसीसीआई ने, बैन तो कर दिया भाई उसको। पिंडी की जो पिच है ना, पिंडी की जो पिच है ना, वो वैसी नहीं थी जो बनाई गई थी। तो उसमें क्यूरेटर का कोई कसूर नहीं है। पिंडी की आउट क्लास पिचेस है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल की पिच है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि लास्ट 2-3 प्रोग्राम से मैं सुन रही हूँ पीएसएल ने हमें कुछ नहीं दिया, पीएसएल ने हमें कुछ नहीं दिया, कोई प्लेयर्स नहीं दिए, और अभी खुद कह रहे हैं कि आईपीएल तो पैमाना है ही नहीं। तो जब इंडिया के लिए नहीं है तो पाकिस्तान से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छा, मैं पीएसएल बता को दूं पैमाना कैसे बनाएं? एक्सेप्ट करते हैं, मैं बता दूं कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं जैसे एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि ऐसे ही हमको फौरन से एक ब्रेक लेना होगा, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे वैसे ही हम आपको मजीद डिस्कशन को ऐसे ही जो है वो शुरू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कराची किंग्स की इस शिकस्त के बारे में, जहां पे कोयटा ने आज 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की, लेकिन इस फतह के बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो पॉइंट टेबल पे आखिरी नंबर पे मौजूद है। अब जरा से बात कर लेते हैं हम कि जो प्लानिंग का जो फुकदान नजर आया टीमों के अंदर, जिस तरह से हमें नजर आई लाहौर कलंदर, हमें नजर आई मुल्तान सुल्तान हमें टॉप पे नजर आ रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमें नजर आ रही है। इस ब्रांड की क्रिकेट क्यों ये दोनों टीमें नहीं खेल सकी, एंड आपको क्या वजह लगती है कि इस ब्रांड की क्रिकेट ये दोनों टीमें क्यों नहीं खेल सकी? क्योंकि उनकी अगर हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान में, वहाँ भी एक स्टार स्टडेड बेंच स्ट्रेंथ है, जहाँ पे मुश्ताक अहमद मौजूद हैं, जहाँ पे जो उनके एंडी फ्लावर हैं वो मौजूद हैं, और भी बड़े नाम मौजूद हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में अजहर महमूद मौजूद हैं, सईद अजमल मौजूद हैं, तो कम तो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ क्या आपको लग रहा है कि क्यों इस तरह की परफॉर्मेंस आई है? यहाँ पे इसलिए है, देखें ये तो वही बात है, हम जितनी दफ़ा इसको करेंगे ना आंसर एक ही आएगा कि मसला आपकी मैनेजमेंट के अंदर है। मसला ये है कि लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है। मुझे ऐसे लगा है कि जैसे कि जो 2 फ्रेंचाइजीज है ना, ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये टीम नहीं खेल रही हैं। अगर आप इन दोनों की बात करें, अभी देखिए उमैर बिन यूसुफ को इन्होंने खिलाया, कासिम अकरम को आज खिलाया, आपने आज उन्हें खिला दिया इतने प्रेशर के अंदर। मतलब कासिम अकरम के फेस से पता चल रहा था कि वो प्रेशर में है। अब अगर आप लाहौर को देखें, वो जो ताहिर बेग है मुसलसल खिला रहे हैं उसे, चाहे वो बंदा 39 बना रहा है, चाहे 15 बना रहा है, और शाहीन ने कहा है हम बैक करेंगे। इस तरह आप खिलाओ ना। अब्दुल्ला शफी को देखें कितना अच्छा कम बैक किया उसने। सो ये बात है कि जब आप प्लेयर्स को बैक करोगे, अब अगर यहाँ पे हम बाबर की बात करें, बाबर इतना बड़ा प्लेयर है। बाबर की बात स्टूडियो में एक ही आदमी कर सकता है बस। बाबर की यहाँ पे इसलिए बात है कि उसको प्लेयर बनाने में हमारी मैनेजमेंट का बड़ा हाथ है। 2016 में उसको जब ये वो आया था तो उसको ओडीआई में जब तीसरी पोजीशन दी गई थी खेलने के लिए, तो उसको ये कहा गया था भाई ये तुम्हारी है पोजीशन, खेलो तुम, रन हो ना हो। अभी आप कासिम अकरम से गए कि भाई ये आपकी पोजीशन है, आपने खेलने हैं यहाँ पे 10 के 10 मैच, रन हो ना हो। कैसे नहीं खेले आप मुझे बताएं। जब आप प्लेयर्स को बैक करोगे, उन्हें कॉन्फिडेंस दोगे तो वो खेलेंगे ना। उन बेचारों को तो ये टेंशन रहती है। ऐसा ही कॉन्फिडेंस तो नदीम उमर ने दिया सरफराज को कि जब तक सरफराज है वो तो आयात कप्तान है, अब वो इंजर्ड हो जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इंजर्ड अगर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? कोई यंग लड़के को चांस मिल जाएगा, मगर नो डाउट कॉन्फिडेंस देने के बाद भी आप देखें कि उन्होंने जो है परफॉर्मेंस तो सरफराज ने कुछ बेहतर भी दी है, कहीं जाहिर बात है कहीं नहीं भी दे सके, मगर से तो अच्छे कैप्टन है वो। तो ये है कि पाकिस्तान चैंपियंस बना उनकी कप्तानी में, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छे कप्तान नहीं, अच्छे कप्तान थे तभी तो चैंपियंस बने पाकिस्तान। तो ये टैलेंट तो उनके अंदर है। आपको लग रहा है अगले सीजन में भी इमाद वसीम ने कहा दोबारा बैठेंगे, कंसेंसस करेंगे, दोबारा जो है वो टीम को देखेंगे? आपको लगता है अगले सीजन में सरफराज कोयटा के और इमाद जो है वो कराची के कप्तान होंगे? यार अली देखिए, ये आपकी अपनी लीग है, आप जिस तरह भी इसको करना है, ट्रेड करना चाहे करें, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको सच बात बताऊं, पिछले 2 दिनों के अंदर मैं एक तकरीब में गया, उसके बाद फिर एक तकरीब में गया, तो वहाँ पर मुझे जो छोटे बच्चे थे वो बाबर की टी शर्ट पहने नजर आए, पेशावर ज़ल्मी की। फौरन वापस आ जाऊंगा आप तो? नहीं, मैं एक बात कर, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि आपने जो माहौल बनाया हुआ है ना, आपने माहौल बनाया हुआ है कि वह रन बनाओ, आपको जीत वीत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने बच्चों में भी वही हल कर दिया, घोल दिया आपने वो कि ये किंग है भाई,
अभी क्योंकि भाई बच्चा रन भी छोटा तो है, कर जब रहा बड़ा है। होगा तो पूछेगा भाई कोई है, कब बड़ी नाराज है वैसे कोई आज। कब देखा नहीं, ये तनकीद तो कोई बड़ा है, कब तनकीद दिया, नहीं करते दिया। हैं बस। मगर ये एक एन ने बड़ी अच्छी बात करी कि आपको खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, और जब आप उसको कॉन्फिडेंस देकर बोलोगे भाई ये तू 1 साल तक या 6 महीने तक तुझे कंसिस्टेंट मौका दिया जाएगा, तू बेफिक्र हो जा। अब जब बेफिक्री होती है ना खिलाड़ी के अंदर, तो फिर वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत कम चीदा प्लेयर हैं पाकिस्तान में जिनको इस तरह के मौके, जैसे अजहर अली को कहा जाता है, 1.5 साल वो सिर्फ इस बात पे खेल गए, टेस्ट क्रिकेट के बाबर ग्रेड है। ठीक है, आबिद अली अब वो नहीं है बेचारे, मगर वो दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ था, मैं ऐसी छोटा मोटा हो गया था, मुझे एंजाइना का अटैक हो गया था, उसके बाद मैं फिट हूँ, मगर अब उनकी जगह नज़र नहीं आ रही। फवाद आलम 12 साल के बाद सरफराज गए तो वो आए, ठीक है, और उसका क्रेडिट भी बाबर ने ले लिया, मगर उसको जिस तरह गायब कर दिया गया नहीं पता। असद शफीक वाइस कप्तान था आपका, वाइस कप्तान को ऐसे मोड़ के उन्होंने बाहर किया, बाबर के मुंह से आज नहीं निकली कि मेरा वाइस कप्तान मुझे दे दो। अच्छा, मैंने बोला यार हो सकता है बाबर को अच्छा ना लगता हो, मगर शान मसूद के लिए आप मुझे अच्छी तरह याद है, उसके लिए बाबर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोला कि यार अब शान क्योंकि वो टॉप में खेलते हैं और हमें मिडिल में बंदा चाहिए। 3 महीने के बाद शान तैयार होकर आ गया T20 में मिडिल। अभी आपने शान का जिक्र किया, अच्छा तमाशा है आपने शान का क्रिकेट जिक्र में। किया, बैग तो बड़ी इनमें से लंबी है ना किसी शान प्लेयर ने की, वो आ स्टेटमेंट भी तो सकते नहीं दिया ना, शान ने तो स्टेटमेंट दे दिया ना कि सरफराज जब कप्तान थे हम उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे, अभी बाबर आजम कप्तान मैंने इनके लिए जान देने के लिए तैयार है। कल मौसम भाई मेरे साथ मौजूद थे, जावेद खान साहब मौजूद थे, उनसे भी मैंने पूछा कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए या जान चाहिए। नहीं, मैं तो उस पर भी आ जाऊंगा ना, वो जो क्या नाम है मदरसे के जो क्रिकेटर हैं आपके, वो इफ्तिखार अहमद, जो कहते हैं कि वो तो मतलब गुनाह है, मतलब अबे बाबर पे बात करना गुनाह है घंटे के, उसने कुछ दिया क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखें पाकिस्तान में हमारे कल्चर में क्रिकेट उसी से पहचानी जाती है जो कुछ दे आपको, ठीक है, बगैर उसके तो कोई आपके लिए ताली नहीं बजाएगा। आज जब पूरा पाकिस्तान बाबर आजम में, अब पाकिस्तान के जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, शोएब अख्तर हुए, इवन आपके वसीम अकरम भी कह चुके हैं, इंजमाम भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं, वो इनका पक्का दोस्त जिसके कंधे पे चढ़ के दीवारें कूदते थे ग्राउंड की, ठीक है, इमाम उल हक वो कह रहा है कि यार आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा क्योंकि बॉलर्स को पता चल जाता है कि आप पिच पे खड़े हो तो आप मार नहीं पड़ने वाली बॉलर। तो जब अब ये मजाक के तौर पे सारी बातें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस कल्चर के अंदर, पाकिस्तान के कल्चर में सरफराज को इतना बड़ा क्यों दिखाया जाता है, उसकी वजह ये कि उसने 22 करोड़ के लिए कुछ किया है। अब भाई इमरान खान इतना बड़ा क्रिकेटर इसलिए कि वो पूरी कौम के लिए कुछ लेकर आया। आपने ड्रेसिंग रूम तो नहीं शेयर किया ना बाबर आजम के साथ, नहीं किया, ऑब्वियसली नहीं किया, ठीक है। जिन लोगों ने बाबर आजम के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, मैं चाहे शाहीन की बात कर लूँ चाहे हारिस की बात कर लूँ, इनका क्या हैशटैग चल रहा था, सोचना भाई मना है। बाबर आजम के बाद शान मसूद ने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, वो कहते हैं मैं इनके लिए जान देने को तैयार हूँ, ठीक है जी। इफ्तिखार की आपने खुद बात कर दी कि बाबर आजम के लिए कहना गुनाह है, तो जो लोग साथ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं वो ये बातें कर रहे हैं, आप बाहर बैठ के इतने मुखालिफ क्यों हैं? यार वो 10-12 औरतें आई हैं आपकी इंटरनेशनल, उनसे भी बाबर का सवाल कर लें, वो भी बोलेंगे ग्रेट है। मुझे एक तो ये चीज समझ में नहीं आती कि आपके लोगों के पास सिर्फ एक ही सवाल क्यों है कि भाई इसको ही क्यों मनाना है, आपने टीम बनानी है, 11 लोगों की टीम होती है, इतनी अरसे बाद ऐसा प्लेयर आया ना जो मुसलसल 11 लोग परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही अंगूठे के नीचे सब तो चलते रहे। भाई आप देख लें बगावत कहां पे होती है, आपकी जब हार होती है इसका मतलब है टीम में कॉम्बिनेशन जल नहीं है लड़के आपस में, जब ही तो टीम हार रही है। कराची किंग अगर हार की अगर बात करते हैं, कराची किंग तो छोड़ गया बाबर, अब तो कराची किंग को बेहतर सूरत हाल में होना चाहिए था। नहीं, कराची किंग बाबर की वजह से नहीं हार रही थी, कराची किंग फूकों वाली आपा की वजह से हार रही थी, जो डगआउट में बैठ के फूके पिछले साल तक नहीं, ये तो गलत बात है। हाँ। कराची किंग हार हम गई, खुद तो देख लें आप, इस दफा इमाद ने रन मारे में टीम फिर भी हार गई, इस दफा इमाद ने रन मारे में टीम हार गई ना आपकी यार। तो वही तो बात है कि खाली कैप्टन नहीं कुछ करेगा। इमाद ने इस सीजन में शील्ड नहीं रखी हुई अपने ऊपर, अपने साथ, कि मेरे नीचे मिलर आएगा, मेरे नीचे रोसो आएगा, ठीक है, जैसे बाबर पिशावर दलमी में उनके नीचे कैडमोर आ रहा है, फिर पावल आ रहा है। अबे मजाक लगाया है तुम्हारे 40 बॉलों पे 50 रन को नीचे आगे 20 बॉलों पे 60 रन मार रहे हैं, रोसो मार रहे हैं, कभी मिलर मार रहे हैं, तो इन लोगों ने तो सबने शील्ड रखी है। वो शील्ड नहीं है, वो शील्ड नहीं है, वो एक बड़ा अच्छा पैटर्न है कि इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो जैसे मैंने प्रोग्राम में पहले कहा था कि बाबर और रिजवान टेक्निकल अच्छे प्लेयर हैं। अब अगर आप ये कहो कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है तो ऐसा नहीं है, स्ट्राइक रेट का उनका इशू है। ये बाबर ने खुद भी एडमिट किया था जब उन्होंने 76 रन बनाए थे स्लो रन रेट के साथ, क्या कहते हैं, इसी PSL में, तो उन्होंने कहा था मेरा रन रेट स्लो था। सो ये कहना कि, लेकिन अब अगर इस चीज को आप इससे लिंक कर दो कि वो अच्छा
अच्छा प्लेयर नहीं है, इतना क्या कहेंगे ना कंजेक्टिव प्लेयर जो कि मुसलसल परफॉर्म कर रहा हो, इससे पहले नहीं है पाकिस्तान में। फखर को देख लें, 3 मैच खेलेगा, 1 में नहीं चलेगा। शान मसूद को देख लें, शान मसूद को तो फैसला करना चाहिए, वो T20 के हैं ही नहीं। कंसिस्टेंट है, इंग्लैंड में व्हाइट वॉश हुआ। अच्छा आज है बहुत कंसिस्टेंट है, आज मुझे लग रहा है कंसिस्टेंसी निकाल रही है, इतना कंसिस्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें जरा। मैं तो करूंगा खुला, क्योंकि मैं पाकिस्तान स्टेक होल्डर हूं भाई, मेरे टैक्सेस का पैसा नहीं जाता है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, 22 करोड़ के आप कप्तान बनोगे तो मैं बोलूंगा। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जो वाहिद इस पैनल के अंदर खातून जो अहन है, आपने सुनील गावस्कर को फुप्पो कह दिया, आपने वसीम अकरम को फुप्पो कह दिया, तो ये भी किसी की फुप्पो होंगी। कराची की नहीं, अभी बुरा लग रहा है। नहीं एक रील चलती थी ना, ये गवर्नमेंट बिक गई है, वो वाली फुप्पो लग रहे हैं। अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए यार, मेरी बात सुने, कोई भी ये नहीं कहता कि बाबर आजम बुरा बैट्समैन है। कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता। नो डाउट अच्छा बैट्समैन है। हम ये नहीं कहते कि बाबर आजम बुरा बैट्समैन है, हम ये कहते हैं कि बाबर आजम अपनी इनिंग खेलता है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता। जब वो 13-14 ओवर्स जब वो रिजवान जब बैटिंग कर लेंगे, कहाँ फखर जमान आएगा और कहाँ दूसरे बैट्समैन बैटिंग करेंगे। अभी भी देखें कि इस वक्त कोयटा अपने पेशावर ज़िल्मी के अंदर ये है सूरत हाल है कि नीचे से स्ट्राइक रेट तेज मिल रहा है तो जो मैच जीत रहे हैं ये। अगर स्ट्राइक रेट तेज नहीं मिल रहा हो नीचे से, तो फिर वही पोजीशन बनेगी जो बाबर पाकिस्तान के कप्तान है। जवाब से ले रहा हूं, आप ये खुद अभी की गुफ्तगू के दौरान के कैप्टन अच्छा नहीं, आपको लगता है कि बाबर आजम अगर कैप्टन नहीं होगा तो T20 में उसकी जगह है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर खत्म, कोई बात तो फिर सही कह रहे हैं ना फिर तो। लेकिन मेरी बात सुने, नहीं बाबर और रिजवान अगर अलग अलग आएंगे, अगर बाबर के साथ एक पावर हिटर चाहिए, चाहे वो मोहम्मद हारिस है, चाहे वो हसीबुल्ला है, फिर रिजवान आएंगे तो वो चल सकते हैं, अच्छे टेक्निकली साउंड है। अब जरूरी नहीं है कि अगर वो कैप्टन नहीं होगा तो वो T20 नहीं खेलेगा। ये लिखा है क्या वाला बाबर और रिजवान के लिए पैदा हुआ है। एक तेज खेलने वाला बाबर और रिजवान के लिए इसी तरह बनती है, लाजमी है, इस्लामाबाद मुल्तान मैच है, कॉम्बिनेशन बनता है। मोहल्ले के लिए नेशनल टीम लाहौर है। पेशावर इस्लामाबाद मुल्तान, जल्दी से बताएं। लाहौर इस्लामाबाद मुल्तान इस्लामाबाद। आपका आपसे दूसरा मैच बताते हैं, पेशावर तो आप बोलेंगे नहीं। लाहौर एक तरफ तो लाहौर है, हाँ, दूसरी तरफ इस्लामाबाद है। चलिए, थैंक यू सो मच ज़हीरुल हसन साहब, थैंक यू सो मच अनूस ज़हरा, थैंक यू सो मच खबरदार फी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। कल में ज्वाइन करेंगे मोहसिन हसन खान साहब और जावेद खान साहब। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।